नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके। यह उसका 39वां सत्र है जो कि मार्च 16 1981 को रिकॉर्ड किया गया था। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और नकार भी सकते हैं, क्योंकि यह आपकी स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल है जो कि एक अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक बात और कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सभी के लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। और साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इसको अपनी भाषा में परिवर्तित करके दूसरों से साझा करना चाहे या फिर इन वीडियोस को अपने चैनल पर चलाना चाहे तो वह भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि वह भी उसकी फ्री विल है। तो जैसा कि हमेशा राह कहते हैं, हम राह हैं। हम आपका स्वागत एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में करते हैं। अब हम संवाद करते हैं। तो पहला सवाल डॉन करते हैं। कार्ला सोच रही थी कि क्या उसकी हालत नाजुक का कारण लगभग 6 हफ्ते पहले खाए गए रसायन के कारण तो नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर डॉन ने जो सवाल किया है ना, आपको याद होगा कि कार्ला ने गलती से वो एलएसडी ले लिया था। तो उसकी वजह से डॉन ने पूछा कि कहीं उसकी वजह से तो इसकी तबीयत खराब नहीं हुई है। तो रा कहते हैं यह सही है। यह उपकरण अब दो अंतर्ग्रहण के दोहरे प्रभाव के कारण शारीरिक जटिल दुर्बलता विकृति की सबसे गहन अवधि से गुजर रही है। इस उपकरण के आपके दैनिक चक्रों के 15 से 20 दिन की अवधि के लिए इस चरम सीमा के आगे ऐसा ही बने रहने की उम्मीद है। फिर कमजोरी की हालत से ठीक होना शुरू हो जाएंगी, हालांकि उतनी तेजी से नहीं जितनी हमने पहले सोचा था, क्योंकि इस यंत्र की कमजोरी के कारण यह धीरे धीरे ठीक होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो रा ने कहा है ना, उन्होंने कहा है कि हाँ, कार्ला की तबीयत खराब है और इसके अभी शारीरिक रूप से अगर इसको देखा जाए तो इसकी काफ़ी तबीयत खराब चल रही है। और उन्होंने ये भी सजेशन दिया है कि 15 से 20 दिन लगेंगे इसको ठीक होने में, ठीक है। लेकिन अभी ये इसकी जो ये तबीयत है ना, अभी और चरम सीमा तक, मतलब और थोड़ी सी खराब होने की उम्मीद है, जो कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि जो कार्ला है ना, वो पहले से ही उस ज़माने में ना बहुत पतली दुबली हुआ करती थी। तो उन्होंने कहा कि वो कमज़ोर है इतनी, तो इसलिए इसको अभी ठीक होने में ना थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो फिर रा कहते हैं आगे, यह उपकरण एक सहायक समूह में होने के कारण बहुत भाग्यशाली है, जो इस समय इन सत्रों के संबंध में आवश्यक सावधानी बरत रहे हैं। यह उपकरण मानसिक, भावनात्मक परिसर और आध्यात्मिक परिसर को इस कार्य के लिए आवश्यक शुद्धता के लिए लगभग तुरंत शुद्ध करने में सक्षम है। लेकिन सेवा के प्रति निष्ठा इस उपकरण की विकृति शारीरिक परिसर की कमजोरी विकृतियों के बारे में निर्णय के अपने सर्वोत्तम उपयोग के लिए कार्य नहीं करने देती है। इस प्रकार हम इस स्थान समय पर आपकी सहायता की सराहना करते हैं, जैसे कि काम न करने के आपके हाल ही के निर्णय लेने के में आपने दर्शाया है। यह उचित निर्णय था और इस उपकरण द्वारा दिया गया मार्गदर्शन मददगार था। तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि एक तो आप लोगों का जो आपस में प्यार मोहब्बत वाला ये जो रिश्ता है ना, कह रहे हैं इसकी वजह से जो आप लोग सावधानी बरत रहे हो ना इसको कार्ला को लेके, तो कह रहे एक तो ये बहुत अच्छा है आप लोगों का। कह रहे दूसरा, ये जो कार्ला है इसकी मेंटल और इमोशनल उस लेवल पे भी और आध्यात्मिक रूप से भी इसके अंदर वो एबिलिटी है कि वो अपने आप को प्यूरिफाई कर सकती है। वो एबिलिटी उसके पास नॉर्मली ही है, ठीक है। कह रहे लेकिन उसका दूसरों के प्रति ये जो सेवा है, उसका भाव जो है कि उसको ये सेशन करने ही करने, उसका मन है ताकि वो दूसरों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके या ये सारी रिकॉर्डिंग्स हो सकें, इस वजह से वो अपनी जो लिमिट है ना उनको क्रॉस करने की कोशिश कर रही है, जिसका असर उसके शरीर के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि आपने ये जो बीच में ये एक वो लिया था ना, डिसीजन लिया था कि भाई इसको ज़्यादा काम नहीं करने देते हैं, ठीक है ना, अभी रुक जाते हैं, ज़्यादा सत्र जो है एकदम से इतने बड़े बड़े सत्र नहीं करते हैं, धीरे धीरे करते हैं। कह रहे तो वो भी आपका डिसीजन एकदम सही था, जिसकी हम लोग सराहना भी करते हैं, ठीक है ना। और उन्होंने कहा कि उसको जो इन्होंने बीच में कुछ सजेशंस दिए थे रा ने कि भाई इसको ये खिला देना, ऐसे कर लेना, ये कर लेना, क्योंकि इन्होंने मांगा तो उन्होंने भी बता ही दिया। तो ये सारी चीज़ें करने से थोड़ा बहुत उसकी जो हेल्थ थी ना उसके ऊपर थोड़ा सा फर्क पड़ा था, बट उतना नहीं। उसकी वजह से क्या कहते हैं साइकिक अटैक्स इसके ऊपर पड़ रहे थे, तो काफ़ी हद तक उसको थोड़ी सी तबीयत उसकी ख़राब हुई थी, थोड़ी सी क्या काफ़ी हो गई थी बल्कि।
तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या इसके अलावा ऐसा कुछ है जो वह करने का प्रयास कर रही है जिससे उसकी स्थिति को तेजी से बेहतर करने में मदद मिल सके? मुझे पता है कि वह पिछले कुछ दिनों से अपने पैरों की समस्या के कारण व्यायाम नहीं कर पा रही है, चलने में भी सक्षम नहीं है, लेकिन हम बेहतर होने की उम्मीद कर रहे हैं। क्या वह कुछ और ऐसा कर सकती है जिससे कि जल्दी बेहतर होने के लिए? तो यहाँ पर डॉन ने पूछा कि आप कुछ और सजेशंस दे सकते हो, क्योंकि वो एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रही है, ठीक है, और चलने में भी उसको दिक्कत हो रही है और उसके पैरों में भी दर्द हो रहा है, ठीक है, तो और कुछ हो जो आप हमें बता सकें तो हम उसको भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो राह कहते हैं, जैसा कि हमने कहा है, इस समय इस उपकरण को कमज़ोर करने के लिए नकारात्मक ऊर्जाएं सभी दिशाओं से कार्य कर रही हैं। यह पैर में हो रही समस्या इसी का कारण है। यह सौभाग्य की बात है कि इस अवधि के दौरान यह यंत्र एक अनंत निर्माता की पूजा में पवित्र गीतों को गाने में शामिल है। अधिक सक्रिय शारीरिक व्यायाम और प्रेम क्रिया के व्यायाम इसको बेहतर करने में सहायक होते हैं। हालांकि आप जिसे नैतिकता कहते हैं उसके प्रति इस उपकरण की प्रेम क्रिया की गतिविधि पर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर राय ये कह रहे हैं कि देखो इस वक्त ना इसके ऊपर ये जो ओराइन ग्रुप है इसकी जो नेगेटिव जितनी भी एंटिटीज़ हैं, कह रहे वो इसके ऊपर खूब अटैक कर रही हैं, जिसकी वजह से इसका इम्पैक्ट जाके पड़ रहा है इसके पैरों के ऊपर, और इसी वजह से इसकी तबीयत भी ख़राब हो रही है। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये तो सौभाग्य की बात है कि ये इसको आदत है, क्योंकि ये जैसे हम भजन कीर्तन नहीं करते रहते, तो इसको आदत है कि इस तरीके का अनंत रचयिता के लिए ये अपने पूजा और पाठ और ये सारी चीज़ें करती रहती है, गाने गाती रहती है, तो उस वजह से इसका दिल हल्का रहता है और उस वजह से ये रचयिता की रोशनी जो है ना इसके ऊपर कंटिन्यूस पड़ती रहती है। तो इतनी नकारात्मक ऊर्जाएं होने के बावजूद, इतने अटैक होने के बावजूद भी ये अभी इस काम को कर पा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वो थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज करे, और जिसको हम प्रेम क्रिया बोलते हैं, अब आप जानते ही हैं प्रेम क्रिया किसको बोलते हैं, कह रहे अगर वो करे तो इन दोनों का क्या कहते हैं काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि इन दोनों ही क्रियाओं से दोस्तों होता क्या है ना कि ऊर्जा का जो एकदम से लेवल है ना वो शूट करता है। अब इससे होता क्या, आप अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज भी करोगे, जैसे मान लो आप जिम जा रहे हो या फिर आप नॉर्मल योगा भी कर रहे हो, और योगा वगैरह ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ना वो इसीलिए ही सिखाई गई हैं कि पहले आप फिजिकली फिट हो। अगर आप फिजिकली फिट हो और फिर मेडिटेशन कर रहे हो, और अगर उस मेडिटेशन में आपको साइकिक अटैक पड़ भी रहे हैं तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी ऊर्जाएं पहली बहुत ऊपर है, ठीक है। और जैसे ये एक्सरसाइज हो गई, और आगे ये प्रेम क्रिया जिसे हमने बोला यहाँ पर राने, तो अगर वो कह रहे हैं कि अगर ये भी की जाए, क्योंकि इसमें भी एनर्जी भी लगती है और इससे एनर्जी मिलती भी है, और दिमाग के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जो रिलीज करते हैं, जो अपनी बॉडी को, दिमाग को और शरीर को, तीनों को क्या कहते हैं बड़ा वो रखते हैं, बैलेंस में रखते हैं। कहते हैं अगर ये दोनों चीज़ें करेगी तो ये भी सहायक हो सकते हैं। लेकिन जैसे कि नैतिकता जिसे कहा जाता है कि भाई उसके अंदर थोड़ा सा वो नैतिकता वाली चीज़ है, तो उसको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो ये चीज़ मैं करूं तो ये इसका मेरे काम के ऊपर कोई प्रभाव पड़े, तो शायद वो इस चीज़ को अवॉइड कर रही थी कि वो इस प्रेम क्रिया वाली जो जो तरीके हैं उनके ऊपर वो ध्यान नहीं दे रही थी। हालांकि रा ने सजेस्ट किया था कि अगर वो ऐसा करती है तो इससे उसकी ऊर्जा बनी रहेगी और इससे उसको और ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी। फिर आगे रा और कहते हैं, और यह सौभाग्य की बात है कि इस यंत्र में प्रेमपूर्ण यौन क्रिया के अवसर हैं जो कुछ पर्याप्त लाभ देते हैं, मूल रूप से आपकी तीसरी घनत्वता में। तो वो कह रहे हैं कि ये भी देखो बड़ी सौभाग्य की बात है कि अभी उसकी एज ऐसी है कि वो इस प्रेम क्रिया, यौन क्रिया के अंदर अगर जाती है ना तो वो इसको कर सकती है। अभी वो स्टेज पे नहीं पहुंची, अपनी अपनी उम्र के उस स्टेज पे नहीं पहुंची जहां पर वो इस क्रिया को ना कर पाए। तो होता है ना कि आगे जाके बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फीमेल्स के साथ भी हो जाती है, मेल्स के साथ भी हो जाती हैं, कि वो इस एक्टिविटी को कर ही नहीं पाते हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है किसी किसी केस में, किसी क्या मैक्सिमम हो सकता है बुढ़ापे की एज में जाके तो भाई कहा ही नहीं जा सकता, लेकिन आजकल तो ऐसी कलाकारी चल रही है कि बुढ़ापे में भी लोगों के बच्चे हो रहे हैं तो कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो वो लेकिन कह रहे हैं कि यहाँ सौभाग्य की बात है, और उन्होंने कहा है कि ये थर्ड डेंसिटी जो है ना तुम्हारी, इसमें स्पेशल मतलब तरीके से काम करती है ये चीज़। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो ना, इसलिए इस्तेमाल नहीं कि हाँ जी करनी है बस जी, हाँ मजे मस्ती के लिए करनी है, नहीं, इसका इस्तेमाल बहुत तरीक़ों से किया जा सकता है अपनी एनर्जी को और अपने चक्रों को बैलेंस करने के लिए भी। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या आप कार्ला की स्थिति को पढ़कर यह अनुमान लगा सकते हैं कि हम चैनलिंग का यह कार्य दिन में कितनी बार और कितने लंबे समय तक कर सकते हैं? तो रा कहते हैं, यह प्रश्न आज़ादी के उल्लंघन की सीमा पर स्थित है।
दी गई जानकारी काफ़ी हद तक दिशा निर्देश स्थापित करती है। हालांकि हम जानते हैं कि न केवल आप में से प्रत्येक कार्ला के ऑरा को नहीं पढ़ सकते हैं और ना ही शारीरिक परिसर की स्थितियों को देख सकते हैं, बल्कि कार्ला को खुद भी दूसरों की सेवा करने की इच्छा के कारण अपने शारीरिक परिसर की सटीक विकृति को भेदने में काफ़ी कठिनाई होती है। तो यहाँ पर राय ये कह रहे हैं कि देखो, अब जो तुमने सवाल किया है ना हमसे कि भाई ये दिन में कब करें, शाम को कब करें, जैसे कई लोग हमसे भी पूछ लेते हैं कि आप बताना जरा ये कौन सी मेडिटेशन कब करनी चाहिए। अच्छा, मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसे कर लूँ, अच्छा ये कर लूँ, अच्छा वो कर लूँ। भाई जो करना है यार आप लोग कर लो, हम लोगों से पूछोगे, हम अपने अनुभव के हिसाब से चीज़ें बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग होता है। अब एक ही चीज़ सबके लिए तो नहीं है ना, तो सबके लिए काम भी नहीं कर सकती वो। तो अगर कोई ये कहता है कि भाई ऐसे कर लो, सुबह उठ जाओ, ये कर लो, आज नींबू पानी पी लो, समोसे पे चटनी लगा के खा लो, ये कर लो, वो कर लो, तो एक तरीके से वो आपकी आज़ादी का उल्लंघन ही है, बेशक आप मांग ही क्यों ना रहे हो। अगर कोई आपको दिशा निर्देश दे रहा है किसी भी तरीके का, तो वो आपकी आज़ादी का उल्लंघन है। इसलिए आप यहाँ पे क्लियर कर दिया कि आप बिल्कुल एकदम अब सीमा पर पहुंच चुके हो उसकी, और आप हमसे दिशा निर्देश मांग रहे हो। मतलब आप बेसिकली चाहते हो कि हम आपको गाइड करें कि ऐसे कर ले, वैसे कर ले। और जबकि आपको यहाँ पे इस बचपने से बाहर आना है कि एक मैच्योर इंसान कैसे बना जाता है, एक मैच्योर एंटिटी कैसे बना जाता है। तो अगर हम ही तुम्हारी उंगली पकड़ के चलाते रहेंगे तो तुम खुद क्या करोगे, ये भी तो बताओ ना। फिर तो तुमने सीखा क्या फिर यहाँ पे। तो ऐसा ना हो और इसकी वजह से सीमा का उल्लंघन ना हो, इसलिए उन्होंने यहाँ पर ये कहा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम जानते हैं कि आप में से कई कई सारे लोग कार्ला के ऑरा को नहीं पढ़ सकते, ठीक है, और उसकी जो शारीरिक परिसर यानी उसके शरीर के अंदर की जो भी प्रॉब्लम्स है ना, उनको आप नहीं देख सकते, क्योंकि हमको तो वो ऐसे देखते हैं ना जैसे हम लोग एनर्जी के बने हुए हैं पूरे। उनको तो हमारी पूरी एक एक एनर्जी, हमारे चक्रा, सारा कुछ दिखता है। हम लोगों को हमारी फिजिकल बॉडी दिखती है, हम लोग इसी से ही अंदाज़ा लगा रहे होते हैं सारी चीज़ें। हालांकि यूजुअली देखा जाता है कि डॉक्टर्स भी और जितने भी हैं वो सिम्टम्स को देख के अंदाज़ा लगाते हैं। अब सिम्टम कुछ और हो सकता है, लेकिन बॉडी के अंदर की प्रॉब्लम कुछ और हो सकती है, जो रूट कॉज है वो कुछ और हो सकता है। वो तभी पता चल सकता है कि बॉडी के अंदर कहाँ पे एनर्जी ब्लॉकेजेस है। अगर वो पता चल जाए, जैसे कि राह को दिखती हैं, तो अगर कोई उसको हील कर देना तो बाकी प्रॉब्लम्स अपने आप ही ठीक हो जाती हैं फिर। और यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि देखो, कार्ला को भी खुद नहीं पता है कि ये इसको करना कैसे है, ठीक है, क्योंकि उसकी दूसरों की सेवा के इच्छा के कारण वो तो बस काम करती ही चली जा रही है, करती ही चली जा रही है, और अपने आप को थकाए भी चली जा रही है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, इतना काम करो लेकिन अपने आप के लिए भी वक्त निकालो। ऐसा ना हो कि तुम थक के बिल्कुल अपनी ही हालत खराब कर लो। फिर वो आगे कहते हैं, इसलिए हम मानते हैं कि हम आज़ादी का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं यदि हम यह सुझाव दें कि चैनलिंग का यह कार्य एक दिन छोड़कर कम अवधि की संभावना के साथ सुबह के समय करना उचित होगा। हालांकि यह कार्य किसी भी समय पर कर सकते हैं, हम एक सामान्य रूप से जानकारी दे रहे हैं। तो रानी भी देखो कह रहे कि हालांकि देखो, तुम लोगों ने पूछा है तो हम आज़ादी का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तुम लोगों ने एक तरीके से पूछ ही लिया है हमसे, तो हम भी तुम्हें इसी तरीके से जवाब देंगे कि तुम्हारे ऊपर ही छोड़ देंगे कि भाई तुम देख लो तुम्हें कैसे करना है। और इस जवाब में भी अगर आप नोटिस करेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे सामने वाले के ऊपर छोड़ी गई वो चीज़। और आप हमसे भी कभी बात करोगे ना, तो हम लोग यही कहेंगे कि भाई देख, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, तू देख ले भाई तेरे को क्या चूज़ करना है। हमसे ये मत बोल कि हम तेरे को एग्जैक्ट बता दें कि भाई हाँ आज तेरे को उठना है, नमक डालना है, उसके अंदर पानी के अंदर घोलना है, नींबू डाल दे, ये शिकंजी बना के पी ले। ये थोड़ी ना बताने के लिए आए हैं इस धरती के ऊपर, या फिर ये लॉ ऑफ वन के जरिए ये थोड़ी ना बताने आए हैं कि हम आपके डॉक्टर बन जाएं। तो और डॉक्टर तो हम वैसे भी नहीं है, तो हम वो चीज़ बताई ही क्यों, जो चीज़ हमारी है ही नहीं हम वो करें क्यों बेसिकली। तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि देखो, चैनलिंग का जो है ना, ये क्या कहते हैं, उन्होंने कहा है कि कम अवधि की संभावना के साथ, यानी तुम कम टाइम की रखो ये चैनलिंग, एक दिन छोड़ के रखो, ऑल्टरनेट डेज पे रखो अगर रखना चाहते हो तो, और तुम चाहो तो सुबह के टाइम पर कर सकते हो, लेकिन वैसे ये किसी भी टाइम पे हो सकती है, ये तुम्हारी इच्छा है कि तुम्हें कब करना है। तो आप में से भी कई लोग जैसे हमसे पूछते हो कि हमें मेडिटेशन कब करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, हमने हमेशा एक ही जवाब दिया आप लोगों को, भाई जब मन करे ना तब कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं सुबह करनी है, शाम करनी है, वो भी तुम्हारी इच्छा है, जब तुम्हारा मन करे, क्योंकि अंदर से इच्छा होनी चाहिए मेडिटेशन करने की। अगर अंदर से नहीं है और ज़ोर ज़बरदस्ती अपने साथ कर रहे हो, तो तुम तो अपनी ही आज़ादी का उल्लंघन कर रहे हो। और हमने अगर बता दिया तो हमने आपकी आज़ादी का उल्लंघन कर दिया, फिर उसके बेसिस के ऊपर आपने खुद अपनी आज़ादी का उल्लंघन कर दिया। तो ऐसा ना ही किया जाए तो अच्छा है। और रानी भी यहाँ पर देखो बड़ी समझदारी से ये इसी तरीके से जवाब दिया है। फिर अगला सवाल डाउन करते हैं। ठीक है, तो अब मैं सामान्य प्रश्न करना जारी रखूंगा।
जो हमें गैर क्षणिक कार्यों को समझने के क्षेत्र में ले जाएगा, जो हमारी चेतना को बढ़ाने का काम कर सकता है। इस प्रश्न का उत्तर खोजने के प्रयास में मैं यहाँ कई गलतियाँ कर सकता हूँ। अगर मेरा प्रश्न भ्रामक है तो मैं पहले से ही क्षमा चाहता हूँ। मैंने देखा है कि अधिकांश मूलभूत चीज़ें 7 में विभाजित हैं। हेनरी पुहारिक द्वारा द नाइन नाम के एक प्रतिलेख को पढ़ने पर मुझे द नाइन द्वारा एक बयान मिला, जहां वे कहते हैं यदि हमें मानव शरीर के विद्युत समकक्ष का 7 गुना बिजली मिलती है तो इसका परिणाम बिजली के द्रव्यमान का 7 गुना होगा। क्या आप इससे समझा सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर जो उन्होंने सवाल किया है ना, हालांकि बड़ी टेक्निकल सी लैंग्वेज हो गई यहाँ पे, तो हेनरी पुहारिक करके आपको याद होगा, पहले भी हेनरी पुहारिक का यूरी जेलर के साथ जिक्र हुआ था। तो इसमें वो कह रहे हैं कि उन्होंने एक बुक लिखी थी जो उन्होंने चैनल की थी, ठीक है। तो उस बुक का नाम था द नाइन। ये जो नाइन है ना, ये 9 काउंसिल मेंबर्स की बात हो रही है यहाँ पे, जो सैटर्न की रिंग पे जो बैठे हुए हैं ना, शनि ग्रह की रिंग पे जो बैठे हुए हैं, उनके द्वारा जो चैनलिंग हुई है ना, मतलब उनसे जो डायरेक्ट चैनलिंग हुई है, उस बुक का नाम है द नाइन, जो ये हेनरी पुहारिक ने लिखी थी। तो वो कह रहे हैं कि उस बुक के अंदर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि जो हमारे अंदर की जो बिजली है, ठीक है, हमारे, क्योंकि हम जितने भी है ना सारे बिजली के बने हुए हैं अंदर से, हमारी सारी चीज़ें, ये पूरी बॉडी ना बिजली की बनी हुई है, ऊर्जाओं की बनी हुई है। और क्योंकि हम इन चारों प्राइमल फोर्सेस का हिस्सा हैं, जो हम लोग शुरुआती दौर में डिस्कस कर चुके हैं, तो उनके अंदर भी आपने नोटिस किया होगा, एक स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड होती है और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है। तो जिसके अंदर इलेक्ट्रो आ जाए, इसका मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है। तो वो कह रहे हैं कि हमारे जो इंसान के अंदर की जो जो हमारे अंदर एक 7 गुना लेवल की बिजली होती है, वो भी चक्रों के हिसाब से ही चलती है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें आपस में, इन सातों के लेवल्स को अगर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये एक्चुअली में 7 गुना हो जाएगी हमारे शरीर की बिजली। और एक्चुअली में हमने कहीं पढ़ा भी था कि शायद हमारी बॉडी के अंदर ना 1 लाख या पता नहीं 24,000 ऐसी कुछ है, 24,000 ट्रिलियन वोल्ट्स के करीब हमारे अंदर बिजली होती है। कि मतलब हमारे अंदर इतनी बिजली है कि हम एक शहर को, पूरा एक व्यक्ति एक पूरे शहर को, या कह लो एक पूरे ग्रह को काफ़ी दिनों तक चला सकता है आराम से। मतलब इतनी बिजली है हमारे एक एक व्यक्ति के अंदर के शरीर में, और ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो खैर, राय इसका जवाब देते हैं, यह समझाना तुम्हारी भाषा के सामर्थ्य के बाहर है। हम हालांकि इस अवधारणा को समझाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हर लोगोस द्वारा बनाई गई शुरुआती रचना में ठहरी हुई ऊर्जा होती है, और काफ़ी शक्तिशाली ऊर्जा है। यह बिजली भी है और आध्यात्मिक भी है। इस आध्यात्मिक ऊर्जा को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बिजली को समझना। आपके यहाँ कुछ लोगों ने इलेक्ट्रॉन को कहा है कि उसमें वजन नहीं है, बल्कि इसमें तरंगे हैं। कुछ दूसरे लोगों ने कहा है कि इसका वजन अनंत हल्का है। दोनों ही बातें सही हैं। इस ठहरी हुई ऊर्जा का असली वजन इलेक्ट्रॉन के अंदर की तरंगों की ताकत का है, और ये आध्यात्मिक रूप से भी सही है। तो दोस्तों, यह आपको याद होगा, हम लोगों ने एक इमेज शेयर की थी। एक सेकेंड, हम लोग उसके ऊपर बात करते हैं। हाँ, तो ये वो इमेज है। आपको याद होगा पिछली बार जब हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो हमने आपको बताया था, अगर आप एक पार्टिकल के अंदर अंदर इलेक्ट्रॉन के अंदर भी घुसते चले जाओ, पहले एटम, पहले मॉलिक्यूल्स, फिर मॉलिक्यूल से एटम, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ये सारी चीज़ें होती हैं, उनके अंदर 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 अगर आप घुसते चले जाओगे ना, तो आपके अंदर इस तरीके की बिजली की तरंगे हैं, ये इस तरीके की लाइटनिंग चल रही होती है, और ये कांपती हुई लाइट्स होती हैं। तो वो कह रहे इनके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है ना, इनके अंदर कितनी ऊर्जा है ना, उससे एक इलेक्ट्रॉन का वेट यानी उसका वजन डिसाइड होता है, ठीक है। और ये जितनी तेजी से कांपेंगी और जितनी आपके अंदर ऊर्जा ज़्यादा होगी, जितनी तेजी से ये कांपेंगी ना, उतना ज़्यादा वेट भी हो जाएगा। और आपने नोटिस भी किया होगा कि धीरे 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 ये जो ऊर्जा है ना, और इसका वेट इससे नहीं होता कि हमारे शरीर का वेट है, शरीर का वेट हमारा कितना भी हो, लेकिन ऊर्जा होनी चाहिए, स्फूर्ति होनी चाहिए, तो ये उतनी और तेज़ी से कांपती हैं शरीर के अंदर। और मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ होती है, अगर आप मेडिटेशन करोगे ना, तो ये और तेज़ी से कांपने लग जाती हैं। इसके अंदर ना, जैसे अभी ये हमारा ये कर्सर ऐसे कर रहा है ना, ऐसे करके ये अंदर से कांपने लग जाती है बहुत तेज़ी से। और उस कंपन की वजह से ही क्या होता है ना, कि हमारी बॉडी फूलने लग जाती है। और वो फूलते 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 एक टाइम ऐसा आता है, ये सारी की सारी आपस में सिंक में आ जाती हैं, मतलब एक जैसे ही लेवल पे कांपने लग जाती हैं सारी की सारी। और जैसे ही ये एक लेवल पे कांपती है, तो बॉडी जमीन से उठना शुरू कर देती है, लिफ्ट करना शुरू कर देती है। या उसके बाद अगर आपने इन ऊर्जाओं का कंट्रोल ले लिया, तो फिर आप गायब भी हो सकते हो, दीवार के अंदर से भी निकल सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो इसमें रा ने ये बोला है कि इस पार्ट में रा ने मतलब ये बोला है
अगर तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन के अंदर के बारे में जानना है ना, तो उसके अंदर ये वाली तरंगे भी हैं, और इन्हीं तरंगों से की जो स्ट्रेंथ है, यानी इनकी जो ताकत है, इसी से ही उसका वजन बनता है, और ये आध्यात्मिक रूप से भी सही है। फिर वो आगे कहते हैं, हालांकि आपके वर्तमान साइंस के ज्ञान के हिसाब से इलेक्ट्रॉन के वजन मास नंबर को लेना उपयोगी है, जिससे आप भौतिक ब्रह्मांड के बारे में अन्य प्रश्नों के समाधान पा सकते हैं। इस प्रकार आप सुविधाजनक प्रत्येक घनत्वता को अधिक से अधिक आध्यात्मिक वजन के रूप में मान सकते हैं। महत्वपूर्ण रूप से वजन बढ़ता है, लेकिन गेटवे घनत्वता तक बहुत अधिक नहीं। इस सघनता में योग, पिछले की ओर संक्षेप में देखना, ध्रुवीयता के सभी उपयोगी कार्यों का उपयोग किया गया है। इसलिए आध्यात्मिक वजन में व्यक्ति की आध्यात्मिक विद्युत प्रकृति अधिक से अधिक बढ़ती है। तो यहां पर वो ये कह रहे हैं कि देखो, अगर तुम्हारे यहाँ पर जैसे तुम्हारी साइंस के अंदर तुम्हें बताया गया है ना, उसके अंदर तुम्हें इलेक्ट्रॉन का मास नंबर मिल जाएगा, तो उसके कैलकुलेशंस वगैरह हो जाती हैं। फिजिक्स में अगर लोगों ने पढ़ी हो, तो जिन लोगों ने पढ़ रखी है ये उनके लिए थोड़ा समझना आसान होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ रखी है तो कोई बात नहीं, इसका कोई इतना महत्व नहीं है। अभी आप देख लेना, इसका कोई एज सच कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं होने वाला है। तो वो कह रहे हैं कि अगर वो मास नंबर होता है, हाँ तुम्हें फिजिकल चीज़ों की कैलकुलेशन करनी है कि भाई कांच की कितनी है मास, और लकड़ी का कितना है, दीवार का कितना है, कोई केमिकल है उसका कितना है, कह रहा फिर तो ठीक है, फिर तो तुम जितना मर्जी कर लो, और फिर उस मास की कैलकुलेशन के हिसाब से अंदाजे लगाते रहो कि किस घनत्वता में, मतलब पहली दूसरी तीसरी आगे की घनत्वताओं में कितना कितना वजन होगा। लेकिन रा ने बोला ये ऐसे नहीं है। जैसे जैसे तुम घनत्वताओं में बढ़ते जाओगे ना, आगे आगे, यानी फर्स्ट डेंसिटी, सेकंड डेंसिटी, थर्ड डेंसिटी, फोर्थ डेंसिटी, तुम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना, इसकी सघनता बढ़ती जाएगी। यानी अंदर की ये जो ऊर्जाएं हैं ना, ये तरंगे हैं, इनकी स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी, ये और स्ट्रांग होती चली जाएंगी, और सिंक में कांपना शुरू करेंगी। तो उन रा ने आपको याद होगा कि आपको अगली घनत्वता में, यानी चौथी घनत्वता में जो लोग जाएंगे उनको हल्के शरीर मिलेंगे और लाइट बॉडी। हल्के शरीर कह लो, या किसी किसी को हो सकता है रोशनी के शरीर भी मिल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता, हल्की रोशनी के मिल जाए, बाद में जाके वो और रोशनी तीव्र होती चली जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो वो कह रहे हैं कि इस केस में ऐसा होता है कि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे ना, और जब तक तुम गेटवे वाली घनत्वता यानी आपका वो जो गैलेक्टिक सेंटर वाली जो है, मतलब हमारी जो आकाश गंगा है उसके सेंटर में जो है, जो गैलेक्टिक कोर है, जिसे जब तक वहां पहुंचोगे, वहां तक तो जाते जाते बहुत ही बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब वहां तक तो पहुंचते पहुंचते पूरे ही रोशनी के हो चुके होगे, मतलब जैसे हमारा सूरज है ना, बिल्कुल ऐसे हो जाओगे आप। और फिर आप वहां से जाके फिर उसके बाद अंदर जाओगे, उसके अंदर उस मतलब कोर के अंदर सारी इंफॉर्मेशन लेके। तो ऐसी आपकी धीरे 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 स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी, और ये लोअर से हायर चलती है, मतलब कम से ज्यादा की तरफ बढ़ती है। फिर वो आगे कहते हैं, इस एनालॉग के लिए एल्बर्ट के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति के काम का निरीक्षण किया जा सकता है, जो बढ़ते हुए वजन को अनंत तक बढ़ाता है, क्योंकि यह वजन प्रकाश की गति तक पहुंचता है। इस प्रकार सातवां घनत्व पूर्ण व्यक्ति वो निर्माता है जो खुद को जानता है, वजन जमा करता है, और एक बार फिर से एक रचयिता में मिल जाता है। तो देखा दोस्तों, यहाँ पर हमने जो अभी बात कही उन्होंने क्लियर कर दी। उन्होंने कहा कि अगर तुम इसको एल्बर्ट आइंस्टाइन के उसके देखोगे ना, उसकी साइंस से देखोगे, तो उसने भी कहा है कि जैसे 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 ये मास बढ़ता जाएगा ना, बढ़ता जाएगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये ना क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंच जाएगा। और एक बार स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंचने का मतलब है रोशनी बन जाना, खुद ही रोशनी बन जाना। और अगर आप खुद ही रोशनी बन गए, तो वो कह रहे हैं ना सातवीं घनत्वता कहाँ है, हमारे गैलेक्सी के कोर में। तो कह रहे कि वहां पे वो व्यक्ति पूर्ण बन जाता है, निर्माता। यानी वो भी तो एक रचयिता ही है ना, लेकिन है तो इन्हीं तरंगों के अंदर वो भी बने हुए ना। तो वो जो रचयिता है ना, फिर वो कह रहे हैं कि वो अंत में जाके फिर एक अनंत रचयिता से मिल जाते हैं। ये भी रोशनी के ही होते हैं। आपको याद होगा वो ब्लैक होल व्हाइट होल वाली थ्योरी, उसके अंदर वो ब्लैक होल से घुसते हैं, व्हाइट होल में जाते हैं, तो एंड में जाके वो पूरे के पूरे रचयिता में मिल जाते हैं, और अंदर सिंगुलैरिटी में पहुंचते हैं। फिर उनका एक नया जन्म होता है, फिर वो दूसरी साइड में निकल जाते हैं, और फिर नए अनुभवों को तलाशते हैं, या कह लो नए नए अनुभव बनाते हैं। तो इट्स लाइक अ गेम, उसके अंदर नए नए अनुभव फिर बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस पूरे केस में सारी चीजें जितनी भी चल रही हैं, सारे ब्रह्मांडों के अंदर सबका अनंत रचयिता एक ही है। उस एक अनंत रचयिता ने ऐसे रोशनी के पहले अपने बच्चे बनाए, फिर उन्होंने अपनी
क्या कहते हैं वो बनानी शुरू की, अपनी आकाश गंगाएं बनानी शुरू की, फिर उन्होंने अपने सूरज बनाने शुरू किए और उन्होंने ग्रह लगाने शुरू किए। फिर उन सूरजों का काम है कि भाई उन ग्रहों का ध्यान रखें, उनको अपनी रोशनी प्रदान करें, उनकी सेवा करें, उनसे अपनी इन्फॉर्मेशन लें और इन्फॉर्मेशन आगे आगे ट्रैवल करती रहेगी। और हमने पहले ही कहा था कि पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ अवेयरनेस है, जानकारी कहाँ से या तो इधर से उधर चलेगी या उधर से इधर चलेगी, ऐसे ही है, बस जानकारी है सारी चीज़ें। खैर अगला सवाल डाउन करते हैं। फिर इस पेज पर मेरे पास जो समीकरण इक्वेशन है उसमें क्या एम आई आध्यात्मिक वजन को दर्शाता है? मैं यह मान रहा हूँ, क्या यह सही है? तो राह कहते हैं हाँ यह सही है। तो दोस्तों यहाँ पर ना ये एक इक्वेशन दिखा रखी है, एम आई इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसका अंडर स्क्वायर रूट है, ब्रैकेट में है फिर 1 - v² डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। अब ये जो है ना ये एक फिजिक्स की मैथमेटिकल इक्वेशन है, ठीक है ना। यहाँ पे एम आई जो है ये आध्यात्मिक वजन हो गया, हालांकि ये मास को कैलकुलेट करने का है तरीका एक तरीके से। हालांकि यहाँ पे एम नॉट जो है ना ये होता है मास। तो ये अगर आप इसको देखोगे ना सी स्क्वायर का, तो हम आपको बता सकते, सी का मतलब लाइट होता है, मतलब लाइट का स्क्वायर कर देना। वी का मतलब होता है वेलोसिटी, यानी जो स्पीड होती है उसका स्क्वायर करते हैं। स्पीड तो नहीं कह सकते, वेलोसिटी अलग चीज़ होती है, स्पीड अलग चीज़ होती है। तो ये उसकी एक इक्वेशन है। तो रा ने कहा हाँ ये इक्वेशन से अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम आध्यात्मिक वजन को कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी व्यक्ति के, कि इसका आध्यात्मिक वजन कितना है। और दोस्तों इस आध्यात्मिक वजन को कैलकुलेट करने के लिए ऐसा नहीं है कि किसी इंसान का वेट कैलकुलेट करना पड़े, नहीं। इसमें आपके एक एटम के एक अंदर 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 पार्टिकल के अंदर जाके ये जो तरंगे हैं ना, इनकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी होती है। अगर ये स्ट्रेंथ कैलकुलेट हो गई तो पता चल जाएगा कि हाँ इसका आध्यात्मिक वजन कितना है। लेकिन वो चीज़ तो फिर अब राह ही कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने वो यहाँ पर ये कह ही दिया कि हाँ ये सही है, तुम करना चाहो तो कर लो, तुम जितने ज्ञानी हो बन लो पहले तुम अच्छे से, उसके बाद जब छठी घनत्वता में आओगे तब हम सिखा देंगे तुम्हें सारी की सारी साइंस क्या होती है। खैर तो आगे डॉन कहते हैं, धन्यवाद, क्या आप मुझे बता सकते हैं, क्या आप द नाइन के एक प्रसारण का वर्णन कर सकते हैं जहां वे कहते हैं सी एच एक सिद्धांत है जो ज्ञान और कानून का खुलासा करने वाला सिद्धांत है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वह सिद्धांत क्या है? तो यहाँ पर कोई सी एच करके कुछ सिद्धांत था उस किताब के अंदर। हमने वो किताब पढ़ी नहीं है तो हम भी पढ़ के देख लेंगे, हो सकता है हमें भी कुछ सीखने को मिल जाए, क्योंकि काउंसिल से चैनलिंग हुई है तो पक्की बात है कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा। अच्छी बात है हमें याद दिला दी, क्योंकि हम पढ़ना तो चाहते थे लेकिन हमने पढ़ी नहीं थी, अब हम इसको पढ़ लेंगे। तो खैर राय इसका जवाब देते हैं, यह सिद्धांत उस कथन में छुपा है जिसमें एक सरल सिद्धांत है कि स्थायी यानी कि रचयिता और अस्थायी यानी कि सारे जीवित प्राणी और उन दोनों के बीच प्रेम और रोशनी में एक दूसरे से मिलने की इच्छा के बीच स्वतंत्रता की इच्छा लगी है, जो माया से बंधे व्यक्ति पर कार्य करता है कि वो कितनी तेजी से रचयिता से मिलता है। तो उन्होंने कह दिया जो सी एच का है ना, ये कॉन्सेप्ट ये है कि एक अनंत रचयिता वो तो है ही, वो तो स्थायी है, वो तो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि सारा कुछ इन तरंगों के अंदर बना हुआ और ये तरंगे ही रचयिता है। तो कह रहे वो तो रहेंगे ही रहेंगे। इसके अलावा एक अस्थाई प्राणी, जैसे कि हम लोग हो गए, जानवर हो गए, पेड़ हो गए, पौधे हो गए, हम लोग सब अस्थाई हैं, जी मरते हैं जीते हैं, मरते हैं जीते हैं, फिर अपना अनुभव लेते 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 आगे जाते हैं, क्योंकि अभी तो हम एक ग्रह का ही अनुभव ले रहे हैं, ऐसे ऐसे आगे आगे और अनुभव होंगे। तो कहते हैं कि उन दोनों के बीच में प्रेम और रोशनी का ये जो संबंध है ना, मतलब रचयिता की प्रेम और रोशनी और एक अस्थाई व्यक्ति के बीच के अंदर जो डिफरेंस है ना, उनके बीच में स्वतंत्रता की इच्छा का कानून लगा हुआ है। और वो जो कानून है ना वो ही ये डिसाइड करता है, या कह लो वो व्यक्ति खुद डिसाइड करता है कि वो कितनी तेजी से क्रिएटर से मिलना चाहता है। अगर वो जितनी तेजी से मतलब मेडिटेट कर करके अपने आप को किस लेवल पे लेके जाता है कि वो रचयिता से मिल जाए। तो खैर अगला सवाल फिर डॉन करते हैं, क्या यही कारण था कि द नाइन के इस सिद्धांत को इस रूप में दिया? क्या इसका कारण पहली विकृति यानी स्वतंत्रता की इच्छा थी? तो राह कहते हैं नहीं, यह गलत है। तो डॉन आगे कहते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उन्होंने इस सिद्धांत को इतने छुपे रूप में क्यों दिया है? तो राह कहते हैं, लेखक की सबसे अधिक रुचि पहेलियों और समीकरण इक्वेशंस में थी, इसलिए ऐसे दिया। तो दोस्तों यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि इसको इसलिए छुपा के दिया उसको, क्योंकि ये जो एंड्रिया पुहारिक है ना, ये थोड़ा सा साइंटिफिक दिमाग का था, ठीक है। हालांकि उसको पैरानॉर्मल और ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती थी, लेकिन वो साइंटिफिक दिमाग का था, तो अब उसे ये पजल्स, रुचि, पहेलियाँ, ये सब बड़ी अच्छी लगती थी और इक्वेशंस अच्छी लगती थी। तो उन्होंने कहा जब इसे समझ ही इस भाषा में आना है तो चलो इसी भाषा में पकड़ा देते हैं इसको। तो उन्होंने उसको उसी भाषा में पकड़ा दिया। अब उसे समझ में आया या नहीं आया वो तो खैर वही जाने। फिर आगे डॉन कहते हैं, अच्छा ऐसा है,
द नाइन काउंसिल खुद को ईश्वर के 9 सिद्धांत कहते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उनका इससे क्या मतलब है? तो रा कहते हैं यह भी एक छुपा हुआ बयान ही है। तो रा इसका जवाब देते हैं यह भी एक छिपा हुआ बयान है। इसका उद्देश्य ये बताना है कि महासंघ या कह लीजिए परिषद, काउंसिल में बैठने वाले 9 वे लोग हैं जो एक रचयिता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अदालत में 9 गवाह एक दोषी के लिए गवाही देने आए हों। प्रिंसिपल शब्द का अर्थ भी यही है। लेखक की इच्छा के कारण इस पुस्तक सामग्री को इस तरह से प्रस्तुत करने के लिए प्रभावित किया जिस तरह आपके इस समूह की क्षमताएं और प्राथमिकताएं इस संपर्क की प्रकृति को निर्धारित करती हैं। फर्क इस बात में है कि हम जैसे हैं वैसे ही हैं। इस प्रकार हम या तो बोल सकते हैं या बिल्कुल नहीं बोलेंगे। इस काम को करने के लिए काफी एक जैसे या समायोजित ट्यून्ड समूह की आवश्यकता है। तो रा ने यहां पर यह कहा है दोस्तों कि देखो कि उसकी सोच किस तरीके की थी, आंड्रिया पुहारिक की, जिस तरीके की उसको जानकारी चाहिए थी, जिस तरीके के लेवल की उसको चाहिए थी ना, उस तरीके की काउंसिल ने उसे प्रोवाइड कर दी। अब तुम अपने समूह को देख लो ना, तुम लोगों का थॉट प्रोसेस, तुम लोगों का थॉट लेवल, तुम्हारे की सोचने की शक्ति या तुम्हारी जानकारियां, उसके हिसाब से ही तो हम तुम्हें जानकारियां दे पाएंगे ना। अब हम तो पकड़ा दें तुम्हें पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान, और तुमसे अभी ये पहली क्लास ही क्रॉस नहीं हो रही है, तो हम उस लेवल पे की बात नहीं कर सकते ना तुमसे। तो रानी यहाँ पर ये बोला, तो यार या तो हम बोल सकते हैं या हम बिल्कुल ही नहीं बोलेंगे। जहाँ हमें लगता है कि यार तुम्हें समझ ही नहीं आएगी बात, फिर हम वहाँ पे मना ही कर देते कि नहीं, हम नहीं बता सकते इसके बारे में। तो कहते हैं कि फिर उसके आगे उन्होंने ये भी कहा कि भाई इस तरीके के काम को करने के लिए ना एक ट्यून्ड समूह चाहिए होता है, यानी सबकी सोच, सबकी कंपनता एक जैसी हो, सब एक दिशा के अंदर काम कर रहे हो कि भाई ये चीज़ हमें अचीव करनी है इससे, तो तब ये बता करना काम बड़ा आसान हो जाता है। तो खैर अगला सवाल फिर डॉन करते हैं। मुझे लगता है कि यह जानने की कोशिश के लिए ये लाभदायक आधार है जिसमें हमारे शारीरिक ऊर्जा केंद्रों के विकास का पता लग सकता है, क्योंकि ये 7 केंद्र उन सभी 7 से जुड़े हुए हैं जिनके बारे में मैंने पहले बात की थी, और ये हमारे अपने विकास के लिए आवश्यक है। क्या आप इन शारीरिक ऊर्जा केंद्रों के विकास की प्रक्रिया के बारे में बता सकते हैं जिसकी शुरुआत जीवन के सबसे प्राचीन रूप में हुआ था, यानी कि सबसे पहले जीव से लेकर अब तक के विकास क्रम के बारे में बता सकते हैं? तो यहाँ पे डॉन कह रहे हैं कि आप ये 7 जो हमारे चक्र हैं, जो सबसे पहले जो जीव रहा होगा उसको ले लो, और फिर उसको एग्जाम्पल लेके और फिर वहां से इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है आप हमें उस तरीके से समझा सकते हो। तो रा कहते हैं इसके बारे में हमने पिछले सत्र में काफी हद तक बताया है, इसलिए हम उन जानकारियों को नहीं दोहराएंगे कि पहले और दूसरे घनत्वता में कौन से चक्र सक्रिय हैं और क्या कारण हैं, बल्कि हम इस जानकारी को विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। विकास के प्रत्येक स्तर के बेसिक मुख्य बिंदु यानी कि दूसरी घनत्वता के बाद की घनत्वता के बारे में हम इस प्रकार देख सकते हैं। तो राय ये कह रहे हैं कि देखो हम तुम्हें ना विस्तार से बताते हैं, हालांकि इससे रिलेटेड हमारा डिस्कशन पहले हो चुका है, हम तुम्हें एक एक चक्र को खोल खोल के ढंग से समझाया है, लेकिन तुम फिर से वही सवाल कर रहे हो। तो हम कह रहे हैं कि हम थोड़ा चलो इसको विस्तार से तुम्हें बताते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है, मतलब इसको समराइज करेंगे। हम बोल तो विस्तार रहे हैं लेकिन यहाँ पे समराइज करेंगे उस चीज़ को। तो वो कह रहे हैं कि दूसरी घनत्वता, मतलब दूसरी घनत्वता से तीसरी घनत्वता में कैसे आए उसको देखने का कोई फायदा नहीं है। हम तुम्हें तीसरी घनत्वता के हिसाब से, जिसमें तुम अभी जी रहे हो, उसके हिसाब से तुम्हें बताते हैं कि ये जो बेसिक चक्र है ना तुम्हारे, ये काम कैसे करते हैं। तो वो कहते हैं सबसे पहले लाल चक्र बेसिक ऊर्जा का है। प्रत्येक घनत्वता में इस चक्र को बेसिक प्रबलता यानी स्ट्रेंथनिंग के चक्र के रूप में समझा जा सकता है। इसे कभी भी इस तरह नहीं देखना चाहिए कि यह आध्यात्मिक विकास के लिए कम महत्वपूर्ण या लाभकारी है, क्योंकि यह सभी चक्रों की बुनियाद है। तो वो कह रहे हैं कि देखो ये सबसे पहला जो तुम्हारा चक्र है ना, जो ऑरेंज रेड चक्र है तुम्हारा, बेसिक रूट चक्र जिसे बोलते हैं, कह रहे क्योंकि उसके अंदर तो तुम्हारा सर्वाइवल, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे कन्फ्यूजन, तुम्हारी सेक्सुअल इच्छाएं, इसके अलावा भी और जितनी भी तुम्हारी इच्छाएं हैं या कुछ भी जो चीज़ें तुम कर रहे हो, वो सारी की सारी चीज़ें तुम इसी के अंदर ही कर रहे हो अभी तुम्हारी जो ज़िंदगी चल रही है। तो इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए कि भाई ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये महत्वपूर्ण है, बिल्कुल है, लेकिन आध्यात्मिक विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बेसिक ही है। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को नॉर्मली जी रहा है और चले जा रहा है तो वो एक तरीके से बेसिक ज़िंदगी ही जी रहा है, वो अभी उसने रेड रे चक्र में ही है, रूट चक्र में ही है वो।
अभी उसने आगे बढ़ने का प्रयास नहीं शुरू नहीं किया है अभी। मतलब ऑरेंज, हालांकि रेड ऑरेंज और येलो तीनों में ना बेसिक चीज़ें ही चल रही होती हैं। और अभी राह आगे आगे बताएंगे, देखते हैं क्या क्या कहते हैं वो। फिर वो कहते हैं अगला बुनियादी चक्र पीला चक्र है। यह एक पीली किरण है। यह चक्र एक महान प्रारंभिक प्रयास, स्टेपिंग स्टोन है। इस चक्र में मन, शरीर की क्षमता का पूर्ण संतुलन होता है। मजबूत लाल नारंगी पीले की तिकड़ी ट्राइड एक इकाई के मध्य के हरे चक्र में छलांग लगाने के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड का काम करता है। यह फिर से एक बेसिक चक्र है लेकिन मुख्य चक्र नहीं है। तो वो कह रहे हैं ये जो रेड हो गया, ऑरेंज हो गया और येलो हो गया, ये तीनों के तीनों मुख्य चक्र नहीं है तुम्हारे। क्योंकि पहले मतलब है तो ये बेसिक, इसके ऊपर तुम्हारी नींव डली हुई है। अभी तुम जितनी चीजें कर रहे हो सारी की सारी चीजें इसमें है। क्योंकि देखो रूट चक्र में तुम्हारा सर्वाइवल, डिजायर, कंफ्यूजन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये आ गया। फिर ऑरेंज रे के अंदर आ गया तुम्हारा पर्सनल, तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारे इमोशनल लेवल की आइडेंटिटी कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, दूसरों के बारे में क्या सोचते हो। तुम्हारी इंडिविजुअल पावर, अपनी ताकत क्या है तुम्हारी, दूसरों को मैनिपुलेट करना, ये करना कि खुद के साथ क्या रिश्ते और दूसरों के साथ क्या रिश्ते, तुम्हारी रिश्तेदारी इसी के अंदर चल रही होती है। ये सारी चीज़ें ऑरेंज रे में चल रही होती है। फिर येलो रे, ग्रुप आइडेंटिटी, पावर मैनिपुलेशन अमंग ग्रुप्स, हर्ड मेंटालिटी, ग्रुप सिक्योरिटी और कंडीशनल लव। यानी कि येलो वाले में तुम यही सोच रहे होते हो कि भाई मैं किस झुंड का हिस्सा हूँ, ठीक है, या कह लो कि मैं किस समाज का हिस्सा हूँ। कह रहे वहां पर तुम्हारे ये पावर मैनिपुलेशन चलती रहती कि जी मैं उससे बड़ा या वो मुझसे बड़ा या इससे छोटा या वो उससे छोटा, वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं तुम्हारी। बेसिकली एक हर्ड मेंटालिटी, जैसे भेड़ों की मेंटालिटी होती है ना, वैसी एक मेंटालिटी होती है कि एक समूह का हिस्सा बनकर उस समूह की तरह ही सोचने लग जाना। तो और उस समूह के अंदर रहकर ये एक अपने आप को एक दिलासा देना या अपने बारे में ये सोचना कि वाह मैं इस समूह का हिस्सा हूँ। जबकि ये सारी चीज़ें एक मैनिपुलेशन का हिस्सा है, एक दूसरे को मैनिपुलेट करने के लिए होती हैं। फिर उन्होंने कहा कि ग्रुप की सिक्योरिटी, क्योंकि तुम झुंड में इसलिए रहना चाहते हो क्योंकि तुम अपने आप को सिक्योर करना चाहते हो, तुम सिक्योरिटी चाहते हो इसलिए तुम ये काम करते हो। फिर कंडीशनल लव, उस झुंड के अंदर रहते रहते तुम्हें इसके अंदर ऐसा नहीं है कि कोई तुम्हें उस झुंड से बड़ा प्यार है और ये कुछ है, ये कंडीशनल लव होता है। तुम उस झुंड का हिस्सा इसलिए बनना चाहते हो क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं इस झुंड का हिस्सा रहूंगा ना तो मुझे इस झुंड के अंदर जो प्रेम, जो सम्मान और ये सारी चीज़ें मिलेगी या आपस में एक दूसरे से प्रेम मिलेगा, तो वो एक तरीके का कंडीशनल लव होता है कि कल को ये मेरे काम आएंगे, ये आएंगे। तो ये तो कंडीशनल लव हुआ ना, क्योंकि आप अगर अंदर से ये सोच रहे हो कि कल को ये समूह जो है, मेरा गुट है, मेरा समूह है, ये मेरे काम आएगा, तो इसका मतलब सोच तो आप अपने बारे में ही रहे हो, तो ये तो कंडीशनल लव हो गया ना। तो यहाँ पे कंडीशनल लव है, यहाँ पे अनकंडीशनल लव नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा ये जो तीन चीजें होती है ना, ये एक स्प्रिंग बोर्ड का काम करती हैं, ये बेसिक होती हैं। जब तुमने ये कर ली, अब यहां से छलांग मार के तुम्हारा दिल का चक्र खुलना चाहिए। अगर वो नहीं खुला तो फिर तुम अगली घनत्वता में नहीं जा पाओगे। और उन्होंने यहाँ पर एक चीज़ और इंपॉर्टेंट कही है कि ये तीनों मिलकर एक ट्राइड बनाते हैं, इस तरीके का ट्राइंगल बनाते हैं कि जब तुम इस ट्राइंगल को पूरा कर लोगे ना फिर तुम आगे निकल के जाओगे। और कुछ लोग तो इसी ट्राइंगल के अंदर ही रह जाते हैं, मतलब जीते मरते हैं यही करते रहते हैं बार बार, तो आगे जाने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए ना, अगली डेंसिटी क्रॉस करने के लिए। तो खैर आगे रा फिर ये कहते हैं यह हरा चक्र आध्यात्मिक कार्य का साधन है। जब हर चक्र सक्रिय होता है तब हम देखते हैं कि तीसरे मुख्य चक्र का सशक्तिकरण, पोटेंशिएशन शुरू हो जाता है। यह पहला सच्चा आध्यात्मिक चक्र है जिसमें सभी स्थानांतरण, ट्रांसफर मन, शरीर, आत्मा में मिलकर एक हो जाते हैं। ब्लू चक्र मन, शरीर, परिसर के भीतर हर घनत्वता में आत्मा के सीखने सिखाने के लिए आधार बनती है, उसमें जान डालती है और दूसरों को संपूर्णता यानी एंटायरिटी के अस्तित्व के बारे में बताती है। यानी कि जब किसी इकाई को आध्यात्मिक ज्ञान मिलने लगता है तो वो ब्लू चक्र का इस्तेमाल करके इस ज्ञान को दूसरों को बताना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि ये जो यहाँ पर उन्होंने गलती से तीसरा चक्र लिखा है, ये तीसरा नहीं है, या हमसे टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, ये चौथा चक्र है, मतलब आपका ग्रीन रे चक्र। वो कहते हैं जब ये वाला जो होता है ना, ये पोटेंशिएशन में रहता है, यानी कि इसके अंदर ऊर्जाएं तो रहती हैं लेकिन इसको खोलने का वही है, आपके अंदर अनकंडीशनल लव होना चाहिए सबके लिए, पूरा यूनिवर्सल, सबको इस ब्रह्मांड का हिस्सा समझना कि ये सारे ही हमारे भाई बहन हैं जितने भी हैं। और फिर अनकंडीशनल लव, उनके लिए प्यार करते हुए कि ये नहीं सोचना कि भाई ये वो इसका है, उसका है, यहाँ का है, वहाँ का है, ये सब नहीं सोचना उसके अंदर, फिर ये अनकंडीशनल हो जाता है। एक्सेप्टेंस, सबको एक्सेप्टेंस होनी चाहिए आपके अंदर, सब चीज़ों की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, अच्छा बुरा गलत सही ये सब नहीं सोचना होता है, एक्सेप्टेंस होती है बस। नॉन जजमेंट, आप किसी के जज नहीं हो कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है,
वो अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा है वो उसकी जिम्मेदारी है, आप उसके जज नहीं बनोगे। और फिर इसके आगे वो कहते हैं की टू प्रोटेक्शन, कह रहे इसी से ही तुम्हारी एक्चुअली में प्रोटेक्शन होती है, क्योंकि तुम्हें प्रेम होना शुरू हो गया अब सबसे। फिर वो कहते हैं स्प्रिंग बोर्ड टू इंटेलिजेंट इन्फिनिटी, यानी कि अब तुम उस अनंत रचयिता की जो सोच है उसकी तरफ मूव करना शुरू करते हो जब तुम्हारे दिल का चक्र चलना शुरू होता है। फिर इसके आगे एक और पॉइंट है, इंकारनेशन सीजेस टू बी ऑटोमेटिक, यानी ये जो तुम्हारी जो जिंदगी तुम बार बार पैदा हो रहे हो मर रहे हो, पैदा हो रहे हो मर रहे हो, ये ऑटोमेटिक होना खत्म हो जाता है, क्योंकि एक बार दिल का चक्र खुल गया और तुम निकल गए फोर्थ डेंसिटी में, नेक्स्ट वाली में, तो अगर तुम उसके अंदर पहुंच गए तो फिर कोई चीज़ ऑटोमेटिक नहीं होगी। फिर तो तुम जो करोगे वहां पे जानबूझ के होंगी सारी की सारी चीजें, क्योंकि तुम्हें पता है वहां पे तुम टेलीपैथी से कनेक्ट हो गए, तुम पूरे ब्रह्मांड से कनेक्ट हो गए। जब तुम मर रहे हो तो भी तुम्हें पता है, जब तुम दोबारा पैदा हो रहे हो तो भी तुम्हें पता है पिछले मरे कैसे और अब पैदा कैसे हुए, अपनी पूरी सीरीज पता होती है तुम्हें। क्योंकि रा ने एक चीज यहाँ पे इसी बुक के अंदर ये कही थी कि फोर्थ डेंसिटी पे पहुंचने के बाद आपको केवल ऐसा नहीं है फोर्थ डेंसिटी का एक्सपीरियंस होगा, आपको ने अभी जो कर रहे हो ना इस तीसरी घनत्वता में, और इससे पहले आपके जितने जन्म हुए हैं, चाहे वो पेड़ पौधे जानवर पेड़ पहाड़ आप कुछ भी बने हो, कह रहे वो सारी की सारी चीज़ें आपको याद हो जाती है। ठीक है, आपको आपके सामने सारा आपका पुलिंदा खुल जाता है, फिर आप उसके अंदर बैठ बैठ के चीज़ें ठीक कर रहे होते, ओ यहाँ गलती हुई थी, ओ वहाँ गलती हुई थी। और फिर उन्होंने कहा कि जब ऐसा होने लग जाता है और किसी का ब्लू चक्र एक्टिवेट हो जाए, मतलब जिसका दिल खुलना शुरू हो गया, फिर तो वो बोलना शुरू कर देगा ना, तो फिर इस आध्यात्मिक ज्ञान को सीख कर फिर वो दूसरों को बताना शुरू करता है और आध्यात्मिक ज्ञान देने लग जाता है दूसरों को, या जितनी उसकी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से बताना शुरू करता है। तो इसका मतलब उसका ब्लू चक्र यानी गले का चक्र भी खुल चुका है। फिर आगे कहते हैं इंडिगो पिनियल किरण हालांकि कीमती है, यह किरण केवल माहिर या अडेप्ट के द्वारा काम में लाई जाती है। यह बुद्धिमान ऊर्जा लाने के लिए बुद्धिमान अनंतता का प्रवेश द्वार है। यह वह ऊर्जा केंद्र है जिस पर उन शिक्षाओं में काम किया जाता है जिन्हें आंतरिक, गुप्त और रहस्यमय माना जाता है, क्योंकि यह किरण वह है जो इसकी संभावनाओं में अनंत है। जैसा कि आप जानते हैं, जो लोग उपचार या हीलिंग करते हैं, सीखते या सिखाते हैं और रचयिता के लिए काम करते हैं, और जो किसी भी तरह से उज्जवल और संतुलित दोनों तरह से देखे जा सकते हैं, वे गतिविधियां हैं जो इंडिगो रे की हैं। तो वो ये कह रहे कि जिनका ये इंडिगो रे यानी जिनकी कुंडलिनी अवेक हो गई, यानी पीनियल ग्लैंड अगर उनका एक्टिवेट हो गया, तो उनके अंदर ये पावर्स आनी शुरू हो जाती हैं धीरे धीरे, क्योंकि वो क्रिएटर की इंटेलिजेंस को समझने लग जाते हैं कि क्रिएटर ने सब कुछ कैसे कर रखा है। तो आपने देखा भी होगा मंक्स वगैरह वो चीज़ें गायब कर देते हैं, मिट्टी उठाई उससे कुछ बना दिया, इवन जीसस के केस में भी ऐसे ही था। इवन और भी जगहों पे अगर आप देखोगे हमारे कितने पीछे से हर धर्म में कुछ लोग आए वो इस तरीके की जादुई चीज़ें कर देते थे, लोगों को टच करते थे, हील कर देते थे। तो ये जो सारी चीज़ें ये तब होती हैं जब किसी व्यक्ति का पिनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो गया है, और उस तरीके के व्यक्ति के अंदर ना आप उनका ऑरा अलग होगा, वो बड़े बैलेंस्ड होंगे, आप उनसे मिलोगे आपको बड़ा अच्छा लगेगा, एक अजीब सा प्रेम, प्यार, सौहार्द, खुशी, ये सारी चीज़ों की आपको उन लोगों से एक एक एहसास सा होना शुरू हो जाएगा। आप उनके पास आपको बैठना अच्छा लगेगा, उनसे बातें करना आपको अच्छा लगेगा। तो इस तरीके की सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें वो अपने पास गुप्त, रहस्यमय और आंतरिक रूप से रखते हैं, और वो एडेप्ट्स होते हैं और माहिर होते हैं इस कला के, क्योंकि एक बार जब वो खुल जाता है ना फिर वो एक्सपेरिमेंटेशन वाले मोड में चले जाते हैं, और जितनी चीज़ें सीखी होती है ना उन्हें ज़्यादातर गुप्त ही रखने की कोशिश करते हैं। वो ऐसे खुलकर किसी को नहीं बताते हैं, लेकिन हाँ किसी को टच कर दिया, अब कोई हो गया हील तो हो गया, अब उसको क्या पता वो हील हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो तो हो रहा है। कई बार ऐसा होता है ऐसे व्यक्ति से आप बात करोगे, उससे बात करके आपकी दिल हल्का हो जाए, आप हील होने शुरू हो जाते हो, उसको नहीं पता होता कि उसका इंडिगो रे एक्टिवेट हो गया, लेकिन इंडिगो रे ऐसे केसेस में एक्टिवेट हो चुका होता है, कई लोगों को पता नहीं होता। ठीक है ना, तो ऐसे भी केसेस हो सकते हैं। फिर इसमें वो आगे कहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं वायलेट किरण स्थिर होती है और किरण सक्रिय एक्टिवेशन के कार्यों की चर्चा में शामिल नहीं होती है, क्योंकि यह चिन्ह, रजिस्टर, पहचान एक इकाई की सच्ची कंपनता है। यानी वो कह रहे हैं कि फिर उसके बाद आ जाता है आपका क्राउन चक्र। क्राउन चक्र में तो आपका पूरा एसेंस है, आपकी प्योर आइडेंटिटी, आप किस कंपनता में हो, आप मतलब नेक्स्ट डेंसिटी के लिए तैयार हो रहे हो, फोर्थ के लिए हो, फिफ्थ के लिए हो, सिक्स्थ के लिए हो, किस लेवल तक आपकी कंपनता पहुंच गई है, ये आपका रजिस्टर होता है। इसमें केवल यही पता चलता है कि अब आप किस कंपनता में जाने के लिए तैयार हो या किस डेंसिटी के अंदर जाने के लिए तैयार हो, ये केवल यही काम करता है, स्थिर होता है ये। खैर फिर अगला सवाल डाउन करते हैं। थोड़ा स्पष्ट करने के लिए मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ,
यदि हमारे पास दूसरों की सेवा के प्रति ज़्यादा झुकाव वाली इकाई है और स्वयं की सेवा के प्रति अधिक झुकाव वाली इकाई है तो क्या होगा? यदि सारे चक्रों को ले तो शुरुआत लाल रंग से करें, क्या उन दोनों इकाइयों के लाल चक्र में कोई अंतर होगा? तो रा कहते हैं यह इस कार्य का अंतिम पूर्ण प्रश्न होगा। सामान्य रूप से ध्रुवीकृत पॉजिटिव और नेगेटिव इकाइयों के लाल चक्र में कोई अंतर नहीं होता। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात बोली उन्होंने बोला है ये जो रूट चक्र है, सर्वाइवल, डिजायर, कंफ्यूजन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तो बेसिक चीजें हैं। ये तो चाहे वो खुद की सेवा वाला हो या दूसरों की सेवा वाला हो, दोनों के अंदर ही रहेंगे ये चीज़ें तो मतलब मौजूद। तो इसके अंदर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता दोनों के, ये तो रूट चक्र है, ये सभी का एक जैसा ही रहेगा। और जो ज़्यादातर लोग जो हम लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं वो सर्वाइवल करने के लिए, जी नौकरी और जी पैसा कमाना है और जी इधर भाग जी उधर भाग, जब इन चीज़ों में कोई व्यक्ति लगा रहता है ना तो बेसिकली वो अपने रूट चक्र के अंदर ही फंसा हुआ है, वो निकल नहीं पा रहा है उससे। उसकी इच्छाएं, मतलब आज ये कपड़े खरीद लिए, आज मैं इस मॉल में जाके वो कर लूँ, आज मैं ये पार्टी कर लूँ, आज मैं वो कर लूँ, इन सब चीज़ों में लगा रहेगा ना तो बेसिकली वो अभी वो रूट चक्र के अंदर ही जी रहा है, कन्फ्यूजन में अगर पड़ा हुआ है। ठीक है, ज़िंदगी में वो कुछ लोग होते हैं ना, वो कहते हैं यार समझ नहीं आ रहा ज़िंदगी कहाँ जा रही है, कुछ बस जाए जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ जा रही है, तो भी वो रूट चक्र में फंसा हुआ है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये भी एक डिज़ायर ही होती है। तो अगर ये सारी डिज़ायर्स अगर आप लोगों के अंदर हैं, ऐसा नहीं है कि ये मतलब आपके ग्रीन चक्र अगर एक्टिवेट हो जाए तो ये डिज़ायर नहीं हो सकती, लेकिन ये बेसिक हैं। ये डिज़ायर तो रह के भी इसके साथ साथ आपको यहाँ पे सीखना होता है। लेकिन ये रूट चक्र है, रूट चक्र तो रहेगा ही रहेगा, ये हर किसी के लिए सेम है, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फिर अगला सवाल डाउन करते हैं, क्या यह अन्य सभी चक्रों के लिए भी सत्य है? तो रा कहते हैं हम संक्षेप में उत्तर देंगे, आप आगे किसी और समय पर यह सवाल कर सकते हैं। नेगेटिव चक्रों के पैटर्न में लाल, नारंगी, पीला सीधा इंडिगो चक्र में जाता है। इसका उपयोग केवल अनंत बुद्धिमानिता से संपर्क करने के लिए किया जाता है। पॉजिटिव झुकाव वाले व्यक्ति में यह व्यवस्था समान क्रिस्टल की तरह साफ उनके सातों चक्र स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इस साधन को छोड़ने से पहले क्या और कोई संक्षिप्त प्रश्न है? तो वो कह रहे जो नेगेटिव वाले होते हैं ना, वो रेड रे, ऑरेंज रे और येलो रे, इन तीन का इस्तेमाल करते हैं और अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके सीधा इंडिगो में पहुंच जाते हैं। यानी इंडिगो ही का है ना, हाँ, इंडिगो में पहुंच जाते हैं पीनियल चक्र में। यानी वो अपनी टेक्नोलॉजी और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके, अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके वो भी गेटवे टू इंटेलिजेंट इन्फिनिटी में पहुंच सकते हैं। यानी अनंत रचयिता की बुद्धिमानी में क्या चल रहा है। आप लोग ये सोच रहे होगे कि यार उनको कैसे पता चल जाता है? भाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अगर आप इन तरंगों को देखो, क्या इनकी कंपनता कैलकुलेट नहीं की जा सकती कि इस वक्त हमारे एनवायरनमेंट में क्या कंपनता का रेट क्या चल रहा है? पता नहीं किस लेवल पे ये हो सकता है, ऐसे कर रही हो, कर रही हो सकता है कर रही हो, तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट तो हो सकती हैं ना। तो अगर इतना तो कम से कम उनको ये पता है ना कि हाँ अब प्लेनेट किस दिशा में जा रहा है, ठीक है, कहाँ तक पहुँच चुका है और इसके अंदर अभी कैसी हलचल चल रही है। तो इसके बेसिस के ऊपर भी एक सिमुलेशन क्रिएट की जा सकती है कि इस कंपनता के हिसाब से अभी सिचुएशन क्या है, आगे सिचुएशन अब कितने टाइम में कैसे कैलकुलेट हो सकती है। तो इसका इस्तेमाल करके भी कोई व्यक्ति बिना ग्रीन चक्रा ओपन किए, बिना ब्लू चक्रा ओपन किए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सीधे के सीधे इस इंटेलिजेंट गेटवे इन्फिनिटी में जा सकता है। ठीक है, और वो उन्होंने बोला वो नेगेटिव वालों के लिए ऐसा है, नेगेटिव वाले उसका इस्तेमाल करके जाते हैं, लेकिन पॉजिटिव वाले जो होते हैं ना उनके सारे ही ओपन होते चले जाते हैं। ग्रीन भी एक्टिव होगा, ब्लू भी एक्टिव होगा, तब जाके वो इंडिगो पे पहुंचते हैं। इसलिए उनका पॉजिटिव की तरफ झुकाव होगा, इनका नेगेटिव की तरफ झुकाव होगा, क्योंकि जल्दबाजी है। जल्दबाजी में इन तरंगों का इस्तेमाल करके जल्दी से जल्दी अपने आप को अगली घनत्वता में पहुंचाने की तरीके होते हैं ये, कि हम खुद पहुंच जाए इस तरीके, इसका इस्तेमाल करके अगली घनत्वता में पहुंचे। आपने देख लिया होगा पिछले सेशन के अंदर उन्होंने बताया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कैसे ब्रेन कनेक्ट किए जा सकते हैं और फिर अपने आप को फिर वो चौथी घनत्वता वालों के साथ, मतलब ओरायन के लड़ाकों के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। उनके साथ कनेक्ट कर लिया तो उनकी बुद्धिमानिता आ गई तुम्हारे अंदर। अगर उनकी बुद्धिमानिता आ गई तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर चौथी घनत्वता की कैपेबिलिटी आ गई। अगर जो कैपेबिलिटी उनके पास है वही तुम्हारे पास आ जाएंगी, तो एक तरीके से तुम हो गए चौथी घनत्वता के, है ना। तो इस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। खैर आखिरी सवाल डाउन करते हैं, मुझे केवल यह जानने की आवश्यकता है कि क्या ऐसा कुछ है जिसे हम उपकरण को अधिक आरामदायक बनाने या संपर्क में मदद करने के लिए कर सकते हैं। तो रा कहते हैं आप सबसे अधिक कर्तव्यनिष्ठ हैं, सब कुछ ठीक है, हम तुम्हें हमारे दोस्तों को एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में छोड़ते हैं, इसलिए आगे बढ़ो,
एक अनंत रचयिता की शक्ति और शांति में आनंदित रहो। आड ने। तो दोस्तों ये सत्र अब यहीं समाप्त होता है, और जैसे कि रा ने अभी यहाँ पर बोला, अब हम भी आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, उसकी रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आद ने हमारे दोस्तों, आद ने वासु। धन्यवाद।